हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, कल्पना कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण युद्ध चल रहा हो, हमारी जाबाज सेना बॉर्डर पर दुश्मन के दांत खट्टे कर रही हो, पूरी दुनिया की नजरें LOC पर टिकी हो, लेकिन उसी समय भारत के अंदर, विशेषकर दक्षिण भारत के शांत राज्यों में अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार के पैरों के तले से जमीन खिसक जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कोर्ट को एक ऐसा दावा पेश किया है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। NIA ने कहा है कि प्रतिबंधित संगठन PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसी साजिश रच रहा था जिसमें बाहरी युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, टू बी वेरी स्पेसिफिक, भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्रीय कब्जा यानी कि एक टेरिटोरियल कैप्चर को अवसर के तौर पर लिया जाएगा कि हम पूरे साउथ पर कब्जा कर लेंगे। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर इस तरीके से सेकेंड स्टेट बनाने की किस तरीके से कोशिश हो रही थी। क्या PFI एक संगठन था कि या वास्तव में स्टेट विद इन स्टेट था? तो सबसे पहले जानिए कि खबर थी क्या और पूरी न्यूज क्या है। देखिए, खबर यह है कि NIA ने कोर्ट के सामने PFI के अंतिम लक्ष्य पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि PFI का अंतिम लक्ष्य केवल विरोध नहीं था, वह भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहता था। NIA के मुताबिक PFI के कैडर को यह सिखाया जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा। जब देश की एजेंसियां और सेना बॉर्डर पर व्यस्त होगी, तब हम दक्षिण के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। दोस्तों, यहां एक शब्द को इस्तेमाल किया गया है और वह शब्द है अवसर, अपॉर्चुनिटी। यानी देश के लिए जो संकट का काल होता, वही इनके लिए अवसर होता। और यह मानसिकता किसी राजनीतिक विरोध की नहीं हो सकती है, वास्तव में मानसिकता है आंतरिक विद्रोह की, इंटरनल इंसर्जेंसी की। और यह PFI जो है, इस प्रकार के संकट को, भारत पर आए संकट को अवसर के तौर पर देखने का प्रयास कर रहा था। अब समझिए कि यह कैसे काम करती है PFI, क्योंकि PFI का पूरा मैंडेट समझना भी जरूरी है। वास्तव में PFI 3 लेयर्स में काम करता है। सबसे पहले वो आइडियोलॉजिकल लेयर में काम करता है, जहां पर वो एक तरीके से विक्टिमहुड को बेचता है, युवाओं को समझाता है कि सिस्टम आपका दुश्मन है। जब एक बार युवा के मन में यह बैठ जाता है कि संविधान उसका बचाव नहीं कर रहा है, आप एक पीड़ित व्यक्ति हैं, एक पीड़ित समुदाय है इस देश में, तो उसे धीरे धीरे कट्टरपंथी बनाना आसान हो जाता है। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशनल लेयर, जिसमें PE क्लासेस कहा जाता है, वहां पर फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। और यहां पर असल में बिना हथियारों के मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट्स के नाम पर कैडर्स को टारगेट किलिंग के साथ साथ क्राउड कंट्रोल भी सिखाया जा रहा था। और तीसरी आती है फ्रंट स्ट्रेटेजी, जहां पर इनके लिए CFI के लिए महिलाओं का अलग समूह, वकीलों का अलग समूह और कार्यकर्ताओं का अलग अलग विंग बनाया गया था। यानी कि अगर पुलिस को एक्शन ले, अगर कोई पुलिस एक्शन ले, तो वकीलों की एक पूरी फौज एक साथ खड़ी हो। अगर प्रदर्शन करना हो तो छात्रों की फौज खड़ी हो। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर अलग दिखा रहे थे, नीचे अलग दिखा रहे थे। इनका एक अलग मॉडल ही चल रहा था, जो राज्य के भीतर राज्य का मॉडल है। ऊपर ये सामाजिक कल्याण कार्यक्रम दिखा रहे हैं, कानूनी सहायता सेवाएं दे रहे हैं, छात्र अधिकार सक्रियता के साथ साथ सामुदायिक पहुंच की पहले कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आतंकवादी फंडिंग का नेटवर्क चल रहा है, गुप्त युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। विजन 2047 एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इनका बरामद हुआ है, उसको भी अभी मैं आपको समझाता हूं, और उसके साथ साथ समानांतर संरचनाएं भी बना रहे हैं। अब समझिएगा विजन 2047 दस्तावेज क्या है। इसमें इनका 2047 तक का लक्ष्य है भारत में इस्लाम का शासन, शरिया लॉ एस्टैब्लिश करना। देखिए कितना बड़ा साजिश चल रहा था। रणनीतिक तरीका यह था कि बहुसंख्यक आबादी को वश
में करने के लिए 10% अनुशासित कैडर चाहिए इनको, ये इन्होंने अपनी रणनीति बना रखी थी। केवल 10% लोग चाहिए और इनका घुसपैठ का लक्ष्य था पुलिस में, न्यायपालिका में और प्रशासनिक संस्थानों में। तो दस्तावेज में यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो वफादारों की रणनीतिक नियुक्ति के माध्यम से राज्य तंत्र की व्यवस्थित घुसपैठ करने का लक्ष्य था और अंततः नियंत्रण के लिए एक व्यापक रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई थी। मैं आपको एक केस भी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब आप वैसे तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर ये तो सिर्फ विचार है, इसमें अपराध क्या हो गया। साथियों, विचार जब क्रिया बनता है ना तब वो आतंक होता है। केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटा गया था, 2010 की बात है। आवेश में नहीं काटा गया था, यह एक सॉवरेन मैसेज था हमारे लिए। पीएफआई यह कह दिखाना चाहता था कि हमारा अपना कानून है, हमारी अपनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि यह आतंकवाद है। जब एक संगठन अपनी पैरेलल जुडिशरी चलाने लगे, आपके नियम और कानून को न मानने पर आप दंड देने लगे, तो वह पूरे के पूरे प्रजातंत्र के लिए वह संगठन कैंसर बन सकता है। अब मुद्दा यह भी था कि इस पीएफआई के पास पैसा कहां से आ रहा है, तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंटली पता चला। पैसा कहां से आ रहा है, इसका एनआईए ने जो खुलासा किया है उसके अंतर्गत पीएफआई का नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं गल्फ देशों में भी फैला हुआ था। वहां से रेमिटेंसेस आते थे और रेमिटेंसेस के नाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा भेजा जाता था, जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है वो डिटेक्ट ना हो पाए। इस पूरी प्रक्रिया को स्मर्फिंग कहते हैं। ये जो स्मर्फिंग है, ये पूरा स्मर्फिंग का एक नेटवर्क बना था, जिससे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है उसके अंतर्गत ये फंसे नहीं। उनका लक्ष्य क्या था कि 2047 तक भारत को एक विशेष प्रकार के सांचे में ढालना। 2047 विजन के दस्तावेज में स्पष्ट लिखा उन्होंने कि अगर हमें 10% भी डेडिकेटेड काडर मिल जाता है तो हम बहुसंख्यकों को घुटनों पर ला सकते हैं। अब ये स्मर्फिंग नेटवर्क के अंतर्गत देखिए कई छोटे छोटे लेन देन हो रहे हैं, जिनमें 50,000 से कम की राशि में किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से और अलग अलग प्रेषक हैं, जिससे पैटर्न का पता ना लगे। शेल संस्थाएं बनाई गई, जिससे निधि संग्रह के लिए एनजीओ और ट्रस्टों का उपयोग मुखौटे के रूप में किया गया। और इंटरनेशनल सोर्सेस थे, जिसमें कि अनौपचारिक नेटवर्क के माध्यम से धन भेजने वाले खाड़ी आधारित हमदर्दों से पैसा मंगाया गया। पूरा स्मर्फिंग नेटवर्क चल रहा था। तो आप में से जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्लासिक केस है। यहां पर रेडिकलाइजेशन का एक मुद्दा उठता है। यह केवल धर्म नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा बना है। और साथ ही साथ नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका पर भी प्रश्न उठता है। जब कोई संगठन राज्य की सत्ता को चुनौती देने लगता है तो यह भी अपने आप में एक मुद्दा उठता है। यहां पर इसके साथ साथ एक मुद्दा और भी उठता है, जो कि है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का अंडर 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो युक्त निबंधन है, उसके अंतर्गत आप किस प्रकार के संगठन नहीं बना सकते जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनाए। उस प्रकार के संगठनों के लिए भी यहां पर प्रतिबंध है हमारे संविधान के अंतर्गत ही। तो इसके बाद यूएपीए के अंतर्गत जो कार्यवाही की जा रही है, आप ये देखिए आवश्यकता है या दमन है। यहां पर 19(1)(a) ग के अंतर्गत आपको संगठन बनाने की शक्ति तो दी गई है। यह आपकी मौलिक स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और सामूहिक संगठन के लिए आपको प्रदान किया गया है। लेकिन इस पर उचित प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 4, जो ये कहता है कि संप्रभुता की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताएं और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सिंपल टेक अवे इस पूरी जानकारी के बाद क्या है? लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश को तोड़ने की साजिश का सम्मान नहीं होना चाहिए। पीएफआई पर बैन केवल एक संगठन पर बैन नहीं है, बल्कि हर उस विचारधारा पर चोट है जो भारत को टुकड़ों में देखना चाहती है। एनआईए का दावा कि अगर 10% भी सच है तो यह सोचने वाली बात है कि हमारे बीच ऐसे लोग पल रहे हैं जो युद्ध की स्थिति में हमारे देश पे ही, हमारे विश्वास पर ही पीठ में छुरा घोंपने को अवसर मानेंगे। आपकी क्या राय है? क्या एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के स्लीपर सेल नेटवर्क पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं।
यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज साल का एंड हो रहा है, कल से न्यू ईयर लग रहा है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का सबसे बेहतरीन ऑफर है हमारा, वह है कि आपको 50% हर एक कोर्स पर फीस माफ की जाएगी और उसके साथ साथ आपको हर कोर्स में डबल वैलिडिटी दी जाएगी। और यह डबल वैलिडिटी, जैसे आपका 18 महीने का कोर्स है तो आपको 36 महीने वही कोर्स दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको आधी फीस दिया जाएगा, यानी कि फीस आधी और कोर्स डबल। इसका लाभ लेकिन आपको आज 31 दिसंबर तक ही, मध्य रात्रि तक ही मिलना है। तो इसलिए आज आपको इसे ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने से पहले क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इन कोर्सेज का, 2027 का, 2028 का, 2026 का। उन कोर्सेज को पहले पढ़िए, उनका ब्रोशर पढ़िए, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। डेमो क्लासेस देखिए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज रात से पहले ये सब करिए, क्योंकि इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। और ऑफर कब मिलेगा, जब आप एक कोड इस्तेमाल करेंगे और वह कोड है पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा एडमिशन लेते समय, क्योंकि इसी कोड से आपको ये ऑफर लागू होगा। और कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी आईक्यू से आज ले रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वह आपके स्टेट पीसीएस का हो, ऑप्शनल का हो, या हिंदी इंग्लिश माध्यम, किसी भी माध्यम का हो, हर एक कोर्स पर यह ऑफर लागू है आज रात 12 बजे तक। तो जल्द कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।